शराब बिक्री। शराब बिक्री की जो कहानी है वो हर राज्य के लिए आय का राजस्व का बहुत बड़ा सोर्स है। पेट्रोल, डीजल, जीएसटी और ये शराब बिक्री, ये वो प्रमुख सोर्सेज हैं जिनसे राज्य को धन की प्राप्ति होती है। लेकिन इसी धन की प्राप्ति में बहुत सारा घोटाला होता है, इसी धन की प्राप्ति में बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है, जिसके आरोप के सामने मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको पहले समझाने का प्रयास करता हूं पॉलिसी क्या होती है। पॉलिसी को ऐसे समझिए, राज्य सरकार हर साल अपने कुछ नियम बनाती है। नियम के तहत यह निर्धारित किया जाता है कि हम शराब की बिक्री कैसे करेंगे, किन्हें करेंगे, शराब की सप्लाई कौन करेगा, शराब किन किन जगह पर मिलेगी और शराब के ऊपर कितना % मार्जिन रखा जाएगा। सरकार बकायदा लिखित पेपर पर एक एक चीज निकालती है। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों को जब यह पहली बार पता चलता है कि सरकार शराब बेचने के लिए दुकानों पर, ठेकेदारों पर, सरकारी कर्मचारियों पर दबा के प्रेशर देती है कि शराब बेचो, नहीं तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो तनख्वाहें नहीं जाएंगी, आपको सरकार से विश्वास उठ जाता है। क्या वाकई में ऐसा होता है क्या? हमें तो लगता है सरकार लोक कल्याणकारी कार्य करती है, हॉस्पिटल के उद्घाटन होते हैं, पीछे के मामले में कुछ और ही चलता है। राज्य सरकारों के राजस्व का बहुत बड़ा सोर्स है शराब की बिक्री। हर राज्य के अंदर शराब बिक्री से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का टैक्सेशन दिल्ली को प्राप्त होता है। शराब की बिक्री से 15,000 करोड़ रुपए का लगभग टैक्सेशन राजस्थान को प्राप्त होता है शराब बिक्री से। इससे 1.5 गुना टैक्सेशन प्राप्त यूपी को होता है शराब बिक्री से, और यही तो आपके लिए तनख्वाहों में निकल कर आता है। खैर, पॉलिसी के अंदर निर्धारित किया जाता है कि शराब की बिक्री कैसे होगी, किस तरह से। अब शराब की बिक्री को लेकर के क्या चीजें होती हैं, सामान्य घटना को समझिए। शराब बिक्री में शराब के कुछ निर्धारित दुकान होती हैं जिन्हें आप शराब का ठेका, सरकारी ठेका, आपने कई बार देखा होगा ना, सरकारी शराब की दुकान, सरकारी ठेका लिखा हुआ देखा होगा। इसका मतलब क्या है? सरकार ने उन्हें टेंडर दिया था, उन्होंने वो टेंडर खुलवा लिया, वो दुकान उनकी हो गई। इस ही टेंडर की कहानी में मनीष सिसोदिया की कहानी छिपी है। क्या कहानी है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो फिलहाल के लिए करप्शन चार्जेस मनीष सिसोदिया पर हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शराब की पॉलिसी में गड़बड़ घोटाला करके करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा के पंजाब चुनाव में ठेकेदारों से पैसे लेकर चुनाव में पैसे लगवाए। जब काम निकल गया, पंजाब का चुनाव जीत गए, पॉलिसी बदल दी। पॉलिसी बदलकर बीच में ही पॉलिसी पलट दी और पलट करके वापस पुरानी पॉलिसी पर चले गए। इस वजह से ठेकेदार वर्ग नाराज है और इन्हीं कारण से इनका एक बहुत करीबी व्यक्ति सरकार के लिए सरकारी गवाह बन गया। उस सरकारी गवाह के बताए हुए या उसके बताए गए निशानदेही पर इनके एक करीबी व्यक्ति के ये सारे ठेके, सारे जो रेड हैं, ये पड़ती जा रही हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे पता चलता है कि कौन सा विषय किसके पास है? मेरे प्यारे साथियों, भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अंदर देश के जितने भी कार्यक्रम हैं उन्हें विषयों के अंदर पढ़ा जाता है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के विषय हैं: केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये विषय शेड्यूल 7 में लिखे हुए हैं। आप इधर देख सकते हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। कहां पर मेंशन है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में। कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यूनियन लिस्ट के अंदर लिखे गए विषयों में कितने विषय केंद्र के पास हैं? 100 सब्जेक्ट, जैसे है डिफेंस, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राम, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। दूसरा सवाल पूछ लिया जाता है कि स्टेट लिस्ट के अंदर वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में यहां पर 61 विषय हैं, 61 विषय हैं जो यहां पर हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्टेट लिस्ट हैज 61 सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट कौन से आते हैं? ट्रेड और कॉमर्स, पुलिस, फिशरी, फॉरेस्ट, लोकल गवर्नमेंट, थिएटर, इंडस्ट्रीज, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, जिस पर दोनों केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। उनमें 52 विषय आते हैं। 52 विषय जो हैं वो किस तरह के हैं? जैसे स्टांप ड्यूटी, ड्रग्स, पॉइजन, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, क्रिमिनल लॉ, लेबर वेलफेयर, ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टेट लिस्ट के विषय शराब के बारे में। शराब पर हुआ क्या, आइए मैं आपको बताता हूं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं मनीष सिसोदिया, वो गिरफ्तार हुए हैं। क्यों गिरफ्तार हुए हैं बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मनीष सिसोदिया के बारे में आप जान लीजिए। जनाब, बात यह है कि मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली में कुल 33 विभागों में से 18 विभाग हैं। इतने काबिल व्यक्ति केजरीवाल जी के पास हैं कि उनके पास आधे से अधिक विभाग हैं।
18 विभाग 33 में से पोर्टफोलियो ये मेंटेन करते हैं। और इन पोर्टफोलियो में इनके पास में कैसे कैसे पोर्टफोलियो है देखिए जरा। एजुकेशन इनके पास है, फाइनेंस इनके पास है, विजिलेंस इनके पास है, इतना ही नहीं हेल्थ भी इनके पास है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी इनके पास है, गृह मंत्रालय भी इनके पास है। भाई साहब गजब विभाग है इनके पास में। इवन इनके एक साथी मंत्री को जब जेल हुई सत्येंद्र जैन को, तो उनका विभाग भी इन्हीं के पास है। गजब काबिल आदमी है। फिलहाल ये सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए हैं। इनकी जो इमेज है दुनिया में वो क्या है कि ये शिक्षा को लेकर गजब काम कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए गए हैं। कहां पर? दिल्ली में। विचार करिए ये कितना ही मतलब विवेदनकारी दिमाग में है। एक राज्य के अंदर उप मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति अपने नाम से कहता है कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी, लेकिन वही व्यक्ति जब अपने बारे में यह पता चलता है कि शराब के क्षेत्र में भी मैंने क्रांति ला दी, मैंने शराब को, आपको जानकर आश्चर्य होगा इन्होंने कैसे कैसे कारनामे किए हैं। कारनामा यह कि शराब 3 बजे तक मिलेगी और तो और शराब की होम डिलीवरी होगी। चाह क्या रहे हो यार, हैं? यह था आप लोगों का अन्ना आंदोलन, जिसके तहत आपने मतलब शराब जैसी चीज जिसको कि रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, लोगों की मांग होती है कि शराब ना बिके, वो शराब घर तक पहुंच रही है। सुबह 3 बजे तक दुकानें खुल रही हैं, दुकानों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी गई है। जहां दिल्ली के कई वार्ड ऐसे थे जहां शराब की दुकानें नहीं थी, वहां दुकानें जबरदस्ती खुलवाई जा रही हैं कि नहीं 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 सब जगह होना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि अवैध दुकान चल रही है, हम अवैध मिटाना चाहते हैं, हम वैध लाना चाहते हैं। अरे सरकार, खैर कोई नहीं। और अच्छा इसमें ना यही नहीं, मैं केवल इनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अपनी इमेज शिक्षा को लेकर व्याप्त करना चाहते हैं। हर राज्य सरकार ऐसी ही है, यही नहीं हर राज्य सरकार का यही है, बस कुछ ज्यादा है कुछ कम है। लेकिन चूंकि इन्होंने शिक्षा जैसे पवित्र कार्य की आड़ में शराब का काम किया है, तो ये अपने आप में ना मतलब थोड़ा सा अपोजिट प्रकार का फील होता है कि यार एक तरफ तो सरकार आप कह रहे हो कि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हो, दूसरी तरफ आपकी पॉलिसीज है कि हर वार्ड में दुकान खुले, घर घर शराब पहुंचे, 3 बजे तक शराब मिले, जहां हो सकती है शराब बेचो, और तो और जितना मुनाफा कमा सकते हो कमाओ। बियर के प्रति कैरेट पे इतना सस्ता कर दो, एक बोतल के साथ एक फ्री कर दो। यार कैसी राज व्यवस्था है ये, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, दिल्ली का स्वागत है। ये इनके कारनामे थे, हालांकि अब ये बैकफायर कर गए हैं, पॉलिसी बदल दिए हैं। खैर अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, आम आदमी पार्टी अपने राजनेता को बचाएगी तो बीजेपी के दफ्तर के ऊपर प्रदर्शन होगा। ये राजनीति है। बीजेपी ये दिखाएगी कि देखो हम तो दूध के धुले हैं। दूध के धुले क्यों हैं? क्योंकि हमारे राज्यों में तो ऐसा होता ही नहीं है, सबके यहां यही चल रहा है, बस कुछ कम और कुछ ज्यादा। कुछ लोग कहते हैं 8 बजे बाद में शराब नहीं मिलेगी लेकिन नीचे से मिल जाएगी। सबका अपना अपना राग है जनाब, ठीक है। अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो बीजेपी के दफ्तर पर और बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर। आपने हाल ही में इनके एमसीडी में हुए दंगों की तस्वीरें तो देख ही ली होंगी। ऐसे लूट खसोट कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ रहे थे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग, पार्षद, जैसे पता नहीं मतलब क्या ही महाभारत चल रही है। खैर डेमोक्रेसी है जनाब, और ये अत्यधिक डेमोक्रेसी जो है ना, ये लोगों को समझ से परे है। इमोशंस के साथ खेल करके उस आड़ में कुछ गलत कार्यों को अंजाम देना जो है ना, ये हम लोग आंखों पर पट्टी बांध कर देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे सामने 2 विकल्प दिए गए हैं, एक अच्छा, एक कम बुरा और एक ज्यादा बुरा, और जो कम बुरा है ना वो अच्छा है और इसीलिए हम उसे चुन लेते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर ये जो सबसे बड़ा इस समय का चैलेंज है, जिसको आप लोग अपनी तरफ से भी एहसास में ले सकते हैं। खैर फिलहाल के लिए ये जेल पहुंच गए हैं। सोसाइटी मैटर टू प्राइड अरविंद केजरीवाल ने कहा है गोइंग टू जेल फॉर कंट्री, देश के लिए जेल गए हैं। जैसे बीजेपी ने अडानी के लिए, कि भाई अडानी जो है ना उसको कुछ नहीं कहा गया, अभी तक कोई बयान नहीं आया। अडानी खुद बोल रहे हैं कि देशवासी मेरे समर्थन में आए। इधर केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब मनीष सिसोदिया देश के लिए जेल गए हैं। अच्छा ऐसा देश जहां एक दारू के बोतल के साथ एक दारू फ्री मिल रही है, 3 बजे तक दुकानें खुल रही हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है यार। मत कहो ऐसा यार, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। स्कूल खोल दी ठीक बात है भाई, काम है आपका, करोगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ अपराध भी बढ़ा दोगे कि चलो भाई बढ़ाओ। ये तो प्रूवन फैक्ट है ना कि शराब के साथ अपराध की भी बिल्कुल संज्ञा जुड़ी हुई होती है। कोई नहीं साहब, तो फिलहाल के लिए ये जेल से जल्दी छूटेंगे ऐसा इनका मानना है। अब कहानी कहां से शुरू होती है, थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए, फिर आप अपना विचार भी इस पर व्यक्त करिएगा। असल में क्या है, दिल्ली की पुरानी शराब नीति थी। शराब नीति क्या होती है? पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है सरकार के द्वारा हर साल निर्धारित किया जाता है किस तरह से शराब को बेचा जाएगा। दिल्ली में पहले यह होता था कि यहां की 60% दुकानें सरकारी थी। सरकारी बोले तो सरकार खुद ऑपरेट करती थी, जिनके नाम L1 और L10 के नाम से हुआ करते थे।
L1 नाम से जो दुकानें हुआ करती थी वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए उनके द्वारा जो अप्रूव्ड मार्केट हैं, लोकल शॉपिंग सेंटर हैं, कन्वेंशनल शॉपिंग सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, कम्युनिटी सेंटर हैं, वहां पर चला करती थी। ठीक है। और L10 नामक जो दुकानें हुआ करती थी वो शॉपिंग मॉल के अंदर चला करती थी और इनके लिए हर साल लाइसेंस रिन्यू होते थे और उस रिन्यूअल की फीसेस भी पे की जाती थी जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता था। सरकार इसी तरह से चलती थी। ठीक है। पहले L1 और L10 के नाम से, तो L1 तो हो गई दुकानें और L10 हो गई शॉपिंग मॉल के अंदर दुकानें। ठीक है। और L1 खुलती कहां थी, तो ये सरकारी दुकानें जो बताई होती थी जगह, मॉल मतलब सरकारी मार्केट एरिया, अप्रूव्ड जगह पर ही ये दुकानें खुलती थी। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए मनीष सिसोदिया द्वारा एक नई आबकारी नीति लाई जाती है और उसके अंदर यह निर्धारित किया जाता है कि जो दुकानें हैं जिसमें अभी तक 40% प्राइवेट हैं और 60% सरकारी हैं, उन्हें पूरी तरह बदल करके प्राइवेट ही कर दिया जाना चाहिए। प्राइवेट कर दिया जाना चाहिए मतलब नई पॉलिसी ला करके सारी सरकारी दुकानें बंद, यानी सरकार मार्जिन नहीं कमाएगी, प्राइवेट आदमी मार्जिन कमाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया। एलपीजी रिफॉर्म शराब के अंदर ले आए मनीष सिसोदिया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी जिसके अंदर सरकारी दुकानें बंद हुई और दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया बकायदा। हां भाई, ये तेरा एरिया, ये तेरा एरिया, ये तेरा एरिया, इस तरह से 32 जोन में पूरे दिल्ली को बांट करके 16 वेंडर बनाए गए। 16 वेंडर बोले तो आपके सप्लायर जो हैं वो 16 हैं। एक सप्लायर 2 जोन को शराब सप्लाई करेगा। ठीक है साहब। 16 जोन में बांट दिया गया। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थी। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई कि एक वार्ड है, यहां पर 2 से 3 वेंडर शराब बेचेंगे। सरकार ने लाइसेंस धारकों के लिए नियमों को आसान बनाया जिसके तहत उन्हें शराब पर डिस्काउंट देने और एमआरपी के बजाय खुद कीमत तय करने की छूट दी गई। मतलब शराब की दुकानों पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये है कि सर दारू पे इतने रुपए की कीमत लिखी हुई है, वो इतने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, उस पर फिर कार्रवाई होती है। यहां पर यह हुआ आपकी मर्जी पड़े जितने में बेचो भाई, आप तो शराब बेचो, कोई भी प्राइस को लेकर शिकायत नहीं करेगा। ज्यादा में बेचनी है ज्यादा में बेचो, कम में बेचनी है कम में बेचो, शराब बेचो। इससे शराब बिक्री के अंदर भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। अब जब भारी बढ़ोतरी देखने को मिली तो आप इसकी थोड़ी सी कहानी जानिए और इसके बीच में जो सीबीआई की एंट्री हुई अब वो भी जानिएगा। 17 नवंबर को दिल्ली सरकार नई शराब नीति लाती है। 32 जोन में शराब खोलने के लिए स्थान बनाए जाते हैं। हर जोन के अंदर 27 दुकानें खोलने का प्रावधान किया जाता है। 849 दुकानें खुलनी तय होती हैं जिसकी वजह से सरकार को राजस्व में 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। कोरोना काल के अंदर जब दुकानें नहीं चल पाई थी, देखिए उस समय भी देश की इकोनॉमी को शराब की दुकानों ने चलाया था। दुकानें कोरोना काल में भी खुली थी और लोगों ने यह सोचकर पी थी कि जब हम लोग जब उससे स्प्रिट से हाथ धोते हैं तो साफ हो जाते हैं, पीने से तो कोरोना अंदर ही मर जाएगा। ये विचारधारा लगाई थी, जबकि लंग्स में नहीं जाती है शराब। खैर कोई नहीं, सोच है साहब। ऐसी स्थिति में 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ की गई थी। ये जो फैक्ट है ना, इसने सबसे बड़ा बवाल खड़ा किया। देखो क्या होता है, दुकानें जब प्राइवेट लोगों को दी जाती हैं तो उनसे लाइसेंस फीस वसूली जाती है। लाइसेंस फीस जब वसूली जाती है, अब आपसे यह कहा गया कि कोरोना काल में आपकी दुकानें नहीं चली, आपको लाइसेंस फीस ड्यू है जो आपको देनी थी, कोई बात नहीं, लाइसेंस फीस मत दो। ये जो 144 करोड़ रुपए की राहत ठेकेदारों को दी गई ना, बीजेपी का जो कि विपक्षी पार्टी है दिल्ली में, उसका आरोप है इस ही पैसे में से इन्होंने कमीशन लेकर के पंजाब चुनाव में पैसा ठेकेदारों से मांग लिया। देखिए ये भी एक प्रकार का ओपन सीक्रेट है। करप्शन के अंदर जो शराब का कारोबार है ना, ये भयंकर, आप फिल्मों में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, शराब इटसेल्फ एक ऐसा विषय है जिसको इतिहास से लेकर आज तक कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं रख पाया है। ऐसी स्थिति में आरोप लगा कि लाइसेंस फीस माफ कर दी गई और इस आरोप में से जो लाइसेंस फीस माफ कर दी गई ना, इसके कारण 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मई 2022 तक इनका लाइसेंस आगे बढ़ा दिया गया। फिर एक बार फिर से 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। यानी ठेकेदारों से यह कहा गया, चिंता मत करो, नवंबर 2021 से दुकानें ओपन हुई नई शराब नीति से। प्रावधान क्या दिया गया कि आप लोग शराब मनमाने कीमत पर बेचे, कोई नहीं रोकेगा। आप रात 3 बजे तक दुकान खोलें, कोई नहीं रोकेगा। एक के साथ एक शराब मुफ्त दी जाएगी, बेचो बढ़िया से, पैसे कमाओ।
और जो ठेका सरकार को मिलना चाहिए, राजस्व जो टैक्सेशन में मिलना चाहिए, वो भी मत दो। तो फिर यही तो सवाल है कि तो फिर सरकार ने इतना कुछ किया, उसके बावजूद सरकार ने टैक्स नहीं लिया, सरकार के अपने अकाउंट में ना लेकर फिर लिया कहां? यही तो प्रश्न है जो खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में जितने भी निर्णय लिए गए उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई मंजूरी नहीं ली गई, कैबिनेट की बैठक बुलाकर ही निर्णय ले लिए गए। और थोड़े थोड़े दिनों में फिर बात क्या निकलकर आने लगी कि राजस्व बढ़ने की बजाय राजस्व कम होने लग गया, टैक्सेशन की वसूली कम हो रही है। ये देखिए कितनी बड़ी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। शराब तो ज्यादा बिक रही है और टैक्स कम आ रहा है, तो जा कहां रहा है?